अब यहाँ पे आपको देखना है जो हमारा पहला जो चैप्टर दिया गया है फिजिक्स में। पहले चैप्टर में हमें विद्युत के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो हमें विद्युत के नाम को ही सीखना है। विद्युत को ही हम वैद्युत भी कहते हैं। कभी कभी विद्युत का क्या लिखा होता है, वैद्युत लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वैद्युत। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो आपकी विद्युत है, ये विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसको स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे घर्षण विद्युत देखेंगे। कौन सी विद्युत हो जाएगी, घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत कहते किसे हैं? घर्षण विद्युत एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम क्या किया करते थे, सिर के बालों के ऊपर पेन को रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे। या फिर बर्थडे पार्टी में क्या कहते हैं, बलून को बालों से घिस करके, घर्षण करके, रगड़ करके दीवार के पास छोड़ देते हैं तो वो दीवार की सहायता से या दीवार से चिपक जाते हैं। यही जो क्रिया होती है, यही क्रिया हमारी कौन सी होती है, घर्षण विद्युत की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, घर्षण विद्युत की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हम घर्षण विद्युत में लिखेंगे वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता या हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। और यदि ऐसी हम वस्तुओं को देखें जिनमें ये क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्रिया। ऐसी वस्तुओं को यदि हम देखेंगे तो ये जो वस्तुएं होती हैं, ये वस्तुएं कैसी होती हैं, हमारी आवेशित वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं, आवेशित। माने उन वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। तो सबसे पहले यदि हम इसके बारे में अध्ययन करें कि जो आवेशित वस्तुएं हैं, इसको बताने के लिए सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अपना प्रयोग किया था। आपने नाम पहले ही सुना होगा, थेल्स में पढ़ी होगी मैथ में। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक थेल्स हैं, वैज्ञानिक थेल्स ये किस देश के थे, यूनान के थे। किस जगह के हो जाएंगे, यूनान के हो जाएंगे। तो सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने लगभग, आज से यदि हम देखें तो लगभग 600 ईसा पूर्व, माने बहुत पुराना समय है, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले घर्षण विद्युत की खोज की थी। किसकी खोज की थी, घर्षण विद्युत की। तो अभी हम घर्षण विद्युत को समझने के लिए हमने देखा कि यूनान के जो थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इनने आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले ही घर्षण विद्युत की क्या की थी, खोज की थी। यानी घर्षण विद्युत के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। इनके अनुसार अब इन्हें बताया क्या था, अब हमें वो देखना है। तो जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार यदि हम देखें तो जब एम्बर नाम की छड़ को, ये एम्बर एक पदार्थ होता है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इनने क्या किया, एम्बर नामक एक पदार्थ की छड़ ली, या एम्बर नामक पदार्थ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा। किसकी खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो जैसे ही इन्होंने एम्बर नामक की जो छड़ थी, एम्बर नामक पदार्थ की जो छड़ थी, जैसे ही इनने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो जो छड़ थी, उस छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। माने इनने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को बिल्ली की खाल से जैसे ही रगड़ा और कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो जो कागज के टुकड़े थे वो उस छड़ की ओर कैसे होने लगे, आकर्षित होने लगे। इसी क्रिया को इनने क्या कहा, इसी क्रिया को इनने घर्षण विद्युत कहा। और एम्बर को यूनानी भाषा में यदि हम देखें, यूनान देश का नाम है, और जो देश में जो भाषा चलती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं, यूनानी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, यूनानी भाषा। तो एम्बर को यदि हम यूनानी भाषा में देखें तो एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रम हो जाएगा। क्या हो गया, इलेक्ट्रम। तो एम्बर को यूनानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है। अब इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन के आधार पर मान इलेक्ट्रम को ही क्या कहने लगे, इलेक्ट्रॉन कहने लगे।
क्या कहने लगे, इलेक्ट्रॉन। और इसी नाम के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो हम चैप्टर देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या हुआ, नाम पड़ गया। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि इन्हें बताया कि पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युन्मय कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युन्मय कहते हैं, माने इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। विद्युन्मय माने उसमें विद्युत है, माने जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, उस पदार्थ को ही हम क्या कहने लगे, विद्युन्मय कहने लगे। विद्युन्मय को हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, माने उस वाले पदार्थ में विद्युत उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, विद्युन्मय यानी विद्युतमय या विद्युत युक्त। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, विद्युन्मय कहा जाता है। या फिर विद्युन्मय के अलावा यदि हम देखेंगे तो दूसरा शब्द कौन सा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आवेशित। माने उसी पदार्थ को हम विद्युन्मय भी कह सकते हैं, और यदि हम आवेशित कहना चाहें तो हम उसको आवेशित भी कह सकते हैं। इसके पश्चात जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है माने ऊर्जा पा लेता है। आवेशित हो गया माने उसके अंदर क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। या फिर दो स्थिति रहेंगी, या तो वो ऊर्जा को पा लेगा यानी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, या फिर ऊर्जा को क्या करेगा, खो देगा। दो कंडीशन रहेंगी। या तो वो पदार्थ आवेशित है तो उसके दो कारण है, या तो वो पदार्थ क्या करेगा, ऊर्जा पा लेगा यानी उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ऊर्जा आ गई, या फिर उसमें जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा चली गई यानी ऊर्जा को क्या कर देता है, खो देता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, जो ऊर्जा का जो रूप है उस ऊर्जा के रूप को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। अब यदि उसमें हल्की वस्तुओं को, यदि उस पदार्थ में इस ऊर्जा को ना बहने दिया जाए, माने यदि बह रही है तो ठीक है, यदि जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उस आवेश को हम उस पदार्थ में से बहने ना दें, माने जिस पदार्थ में उत्पन्न हुआ है उसी पदार्थ में रहने दें, उसमें से बाहर ना निकलने दें या उसमें से बहने ना दें, तो जो आवेश होता है, जो विद्युत होती है, उस विद्युत को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। देखिए नाम से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत है उस विद्युत को बहने नहीं दिया जा रहा है, इसी कारण उस विद्युत का नाम क्या हो गया, हमारा स्थिर विद्युत हो गया। क्या नाम हो जाएगा, स्थिर विद्युत हो जाएगा। इसकी खोज सबसे पहले, किसकी खोज, स्थिर विद्युत की खोज। कंपटीशन और वार्षिक परीक्षा के लिए फिर से यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार होगा। तो स्थिर विद्युत की खोज सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो आपसे ऑब्जेक्ट में खालिस्तान में कई बार पूछा गया है स्थिर विद्युत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो स्थिर विद्युत की खोज वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे हम बीच में बात कर रहे थे थोड़ी सी कि वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। माने पदार्थों को हल्का सा अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी गुण को आप क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आवेश के टाइप देखेंगे, तो जो आपका आवेश होता है कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो आवेश को हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, और इसके अपोजिट में यदि आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। एक तो हमारा धनावेश होता है और एक क्या हो जाएगा, ऋणावेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। अब गांव का बिना पढ़ा व्यक्ति भी इंग्लिश जानता है। उसने कहा मोबाइल को चार्ज करना, यानी मोबाइल को आवेशित करना है, हिंदी उसकी हो जाएगी आवेशित। तो आवेश को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। और आवेश यहाँ पे हमने वर्गीकृत किया। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा जो आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और जो दूसरा आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे धनावेश की। धनावेश आखिर क्या चीज क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है, माने दो वस्तुओं को आपस में परस्पर क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि जब एक वस्तु को क्या किया जाता है, दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं।
एक वस्तु को हम किसी भी दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ेंगे तो एक वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। तो जो अपनी पहली वस्तु होती है, ध्यान देना ये एक ही परिभाषा से दोनों ही परिभाषाएं कंप्लीट होंगी। जो पहली वस्तु होती है, पहली वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश। और जो दूसरी वस्तु होती है, दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, हमारा ऋण आवेश कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जो हमारी पहली वस्तु होती है, पहली वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। और जो दूसरी वस्तु होती है, दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, परिभाषा दोनों की समझ गए। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, माने जिससे जाते हैं वो पहली वस्तु हो गई, तो इसी कारण पहली वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, धनावेश। अब जिस पर जा रहे हैं वो ऋणी हो जाएगा, तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका देखते हैं उदाहरण, एक ही उदाहरण के द्वारा हम दोनों को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब क्या किया जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, माने हम रगड़ किसको रहे हैं, कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं। किससे रगड़ रहे हैं, रेशम से रगड़ रहे हैं। तो जब क्या किया जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो जो कांच की छड़ माने पहली वस्तु हो गई, जो कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ के ऊपर उत्पन्न आवेश कौन सा होता है, धन आवेश होता है। और जो आपका रेशम होता है, रेशम के ऊपर उत्पन्न आवेश कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। माने सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी पहली वस्तु है, पहली वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होगा, और जो दूसरी वस्तु रहेगी, दूसरी वस्तु के ऊपर क्या उत्पन्न रहेगा, ऋणावेश उत्पन्न रहेगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम कुछ और उदाहरणों को देखेंगे। जैसे आपस में दो रगड़ी जाने वाली वस्तु, माने कौन सी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ रहे हैं, कौन सी के ऊपर धन आवेश आएगा और कौन सी के ऊपर ऋण आवेश आएगा। अब कांच की छड़ को हमने रेशम के साथ रगड़ा, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऊन और प्लास्टिक को रगड़ेंगे। किसको रगड़ेंगे, ऊन और प्लास्टिक को रगड़ेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखें, ऊन और प्लास्टिक को आपस में रगड़ा जाता है, तो पहली वस्तु हमारी ऊन है, इसको हम किसके साथ रगड़ रहे हैं, प्लास्टिक के साथ रगड़ रहे हैं। तो हमेशा ही पहली वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, ये कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और जो दूसरी वस्तु होती है, दूसरी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ऐसे ही यदि हम देखें तो ऊन तथा रबर को आपस में रगड़ेंगे। किसको रगड़ रहे हैं, ऊन को रगड़ रहे हैं, किसके साथ, रबर के साथ रगड़ रहे हैं। तो जो हमारा ऊन रहेगा, ऊन के ऊपर जो चार्ज रहेगा ये पॉजिटिव यानी धन आवेश रहेगा, और जो रबर रहेगी इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा ये नेगेटिव यानी कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यही प्रकार यदि हम देखें फर को एबोनाइट के साथ रगड़ते हैं। फर किसे कहते हैं, बिल्ली की जो खाल होती है, बिल्ली की खाल को हम क्या कहते हैं, फर कहते हैं। इसको हम किसके साथ रगड़ेंगे, एबोनाइट के साथ रगड़ेंगे। एबोनाइट की छड़ आएगी, एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ेंगे। तो जो फर यानी बिल्ली की खाल रहेगी, उसके ऊपर जो हमारा आवेश उत्पन्न होगा, जो चार्ज उत्पन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और जो एबोनाइट की जो छड़ रहेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये तो हो गए आवेशों के प्रकार। और हमने देखा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो पहली वस्तु के ऊपर धनावेश और जो दूसरी वस्तु होती है उसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसके पश्चात यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें देखना है कि जो आवेश होते हैं, आवेशों के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं आवेश के गुण। किसके गुण हो जाएंगे, आवेश यानी आवेशों के गुण। अब यहाँ पे सबसे पहले यदि हम आवेशों की बात करें तो विजातीय आवेश, विजातीय आवेश समझ रहे, अलग अलग, माने एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। तो ये आपस में यदि हम इनको देखेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, विपरीत आवेश है। विपरीत आवेशों को ही हम विजातीय आवेश कहते हैं। कौन से आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश।
अब जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेशों के मध्य कौन सी क्रिया होती है? आकर्षण की क्रिया होती है। सेम चुंबक जैसा ही पोषण। विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण की क्रिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपकी अप्लाई हो रही है चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेशों के ऊपर या विजातीय आवेशों में कौन सी क्रिया होती है? आकर्षण की क्रिया होती है। इसके पश्चात हम चलेंगे, यहाँ पर कौन से आवेश देखेंगे? सजातीय आवेश देखेंगे। सजातीय आवेश यानी समान आवेश। सजातीय आवेश यानी कौन से आवेश हो जाएंगे? समान आवेश हो जाएंगे। अब देखना, समान आवेश या तो धन और धन हो सकता है या फिर ऋण और ऋण हो सकता है। ये दोनों आवेश एक दूसरे के कैसे माने जाएंगे? सजातीय यानी समान है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होती है। दो ऋण आवेश आपस में कैसे माने जाएंगे? सजातीय आवेश माने जाएंगे। तो विजातीय तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सजातीय आवेशों में देखने के लिए नहीं मिलता है। जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेशों में कौन सी क्रिया होती है? प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रतिकर्षण की क्रिया। यानी जब हम एक धन आवेश को दूसरे धन आवेश के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसी ही स्थिति होगी हमारी ऋण आवेशों के साथ भी। जब हम एक ऋण आवेश को दूसरे ऋण आवेश के पास ले जाएंगे तो वो भी एक दूसरे को दोनों ही क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी उनमें कौन सी रिएक्शन होती है? प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। ठीक है, इसके पश्चात अब देखेंगे इनका अगला गुण। अब अगले गुण में ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने पर, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने पर, यदि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। केवल इसके ऊपर डिपेंडेबल है पूरा बिंदु। यदि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? धन आवेश कहा जाता है। पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो देने वाला धनी माना जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे भी हमारी लग रही है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है मानो उसने इलेक्ट्रॉन को और ले लिया है। ले लिया है यानी अब वो और ऋणी हो गया है। ऋणी हो जाने के कारण उसके ऊपर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, इसमें हम देखेंगे रगड़ने की क्रिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे रगड़ने की क्रिया में एक पदार्थ में जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, कहने का मतलब है कि एक हमारा ये पदार्थ हो गया, इस पदार्थ में जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही दूसरे पदार्थ में, कौन से पदार्थ में? दूसरे पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। माने एक पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन तो दूसरे पदार्थ पर जाएंगे। मान के चलो किसी वस्तु में से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो दूसरी वस्तु को 10 ही तो मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एक पदार्थ में जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही दूसरे पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। माने आवेश नष्ट नहीं होता, नष्ट तो नहीं हुआ। एक में जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ उतना ही दूसरे में क्या उत्पन्न हो गया? ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो आवेश होता है, आवेश नष्ट नहीं होता है। आवेश का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी रूपांतरण होता है। इसी कारण इससे अब हम क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। कौन सा नियम बन जाएगा? आवेश संरक्षण का नियम बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब यदि हम आवेश संरक्षण के नियम की डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी रूपांतरण होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं।
क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम।